पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको पता है कि हम सब पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर होता है उसके बारे में जो है पढ़ रहे हैं। जो है ये आपका जो है दूसरा पार्ट है, उसका जो है दूसरी क्लास है पर्यावरण की जो है। और हम पहले कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं जो है कि क्वेश्चन की प्रवृत्ति क्या होती है, जो है क्वेश्चन किस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं जो है। क्योंकि हम पढ़ते तो हैं जो है, लेकिन बहुत सारे जो है मिस मैटर को कलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे परीक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होता है। ज्ञानार्जन करना तो अच्छा है जो है, लेकिन आज के समय में जो है परीक्षाएं इतनी टफ हो गई हैं जो है, एक एक प्रश्न को लेकर जो है एक एक प्रश्न पर हजार हजार विद्यार्थी होते हैं जो है। तो हमें ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन कितने ज़्यादा से ज़्यादा सही हो जाए। अभी आप देख ही रहे हैं जो है कि आपका टेट होता है, उसके बाद सुपर टेट होता है। तो ये जो ईवीएस है आपका जो है, ये आपका जो है 1 to 5 में भी है जो है। जब आप सुपर टेट का एग्जाम देंगे जो है 6 to 8 का जो है, तो वहाँ भी आपको पर्यावरण से जो है वह 20 क्वेश्चन आते हैं जो है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको जो है अध्ययन करना है जो है कि आपके पर्यावरण के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। तो कई परीक्षाओं में इसके पूर्व जो परीक्षाएं हो चुकी हैं जो है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। पारिस्थितिकी को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी जो शब्द का प्रयोग किया था जो है, वो आपके एक जर्मन के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अर्नेस्ट हेक्ले जो है। इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका जो दूसरा प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है का सिद्धांत किसने दिया था। अभी देखिए आपने इकोलॉजी पढ़ा जो है, यहाँ पर अब आपको इकोसिस्टम के बारे में जानना है जो है। तो इकोसिस्टम का सिद्धांत जो है 1935 में आपका जो है वह एजी टांसले के द्वारा दिया गया था जो है। बहुत बड़े पर्यावरणविद थे जो है, उन्होंने ही पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत दिया। अक्सर करके सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है कई बार परीक्षाओं में जो है, जिसमें दिया गया है पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। ठीक है, तो मरुस्थल का पारिस्थितिकी तंत्र होता है, वन का पारिस्थितिकी तंत्र होता है, पर्वत का पारिस्थितिकी तंत्र होता है, घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र होता है जो है। तो इसमें जो आपके समुद्री स्थल होते हैं जो है, उनका पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह सबसे ज्यादा समृद्ध है और सबसे ज्यादा जो है क्षेत्रों में फैला हुआ है। हम सभी जानते हैं जो है कि 71% क्षेत्रों में जो है पूरी पृथ्वी पर समुद्र फैला हुआ है, इसीलिए यह जो है सबसे बड़ा जो है आपका पारिस्थितिकी तंत्र है और अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र भी इसे कहा जाता है जो है। अब उसके बाद हम आते हैं, बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ जो है, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाला जो है वह कारक कौन सा है। तो इसमें हम देखते हैं जो है कि आपके सामने ऑप्शन दिया गया है वनारोपण, वनानुमूलन, ए बी दोनों सही है, इसमें से कोई नहीं है। तो आपका जो वनारोपण का मतलब होता है वृक्षों को लगाना, वनानुमूलन का मतलब होता है वृक्षों को काटना। आज आप देख रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का जो सबसे बड़ा कारण है जो है, या पर्यावरण के जो अनबैलेंस का सबसे बड़ा कारण है जो है, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई जो है। कहने का मतलब ये है कि पेड़ जो है हमें जो है जल के लिए उपयोगी है, शुद्ध हवा के लिए उपयोगी है जो है, आपको जो है भोजन, बहुत सारे जो है जीव जंतु है पेड़ पौधे से जो है भोजन प्राप्त करते हैं जो है, बहुत सारी औषधियाँ पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं जो है। तो इस तरह से जो है वह पर्यावरण जो है वह सभी के लिए, वन पर्यावरण में सभी के लिए उपयोगी है जो है। और आज के समय में जनसंख्या तेजी से वृद्धि होने के कारण सबसे बड़ा बुरा प्रभाव जो है वह वृक्षों पर ही पड़ रहा है। बहुत तेजी से वृक्षों को काटा जा रहा है जो है। अब अगर हम दुनिया की बात करते हैं तो विश्व में जो है केवल 30% ही वन है जो है। अगर हम अपने जो है पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखना चाहते हैं जो है, तो जितने लैंड है उनके 1/3 क्षेत्रों में जो है वह वन होने अनिवार्य है। अगर भारत की स्थिति की बात की जाती है तो भारत की स्थिति और भी सोचनीय है जो है। भारत में आपका इस समय वर्तमान में जो है 2019 की वन जनगणना आई हुई है,
जहाँ पर आपका जो है वह 24% ही मात्र वन है। लेकिन ये वनों का जो एरिया है जो है पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो है काफ़ी अच्छा है जो है। मध्य भारत में इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है जो है। जैसे अगर हम बिहार की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, आदि स्थानों पर जो है वन 6%, कहीं पे 7% इस तरह से है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आपका जो आंसर सही होगा वह आंसर ए होगा। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्यता है जो है, कहने का मतलब है कि आपकी जो पारिस्थितिक तंत्र है जो है, मितव्यता का मतलब होता है कि आवश्यकता पड़ने पर ही खर्च करना, जिसे हम कहते हैं कंजूसी जो है। अर्थात हमें जो है पर्यावरण जो है के संसाधनों का इस्तेमाल जो है बड़े विवेक ढंग से करना चाहिए जो है। हम लोगों ने इससे पहले क्लास में जो है वह सतत संपोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है जो है। इसका मतलब यह होता है हमें अपने इन्वायरमेंट का प्रयोग इस तरह से करना चाहिए जो है कि आने वाली पीढ़ियों को हम वह इन्वायरमेंट गिफ्ट कर सकें जो है। जैसे आज आप देख रहे हैं जो है बहुत सारे जो है दुर्लभ पौधे जो है, बहुत सारे दुर्लभ जीव जंतु जो है वह विलुप्त होते जा रहे हैं जो है। और अगर यही क्रम जारी रहा जो है तो आने वाले समय में अन्य जीव जंतुओं के जो है वह जीवन पर भी खतरा मंडरा रहा है जो है। तो इस तरह से जो है वह हमारे यहाँ जो है वह पर्यावरण को बचाने के लिए जो है अनेक प्रकार के जो है वह आंदोलन चलाए गए हैं। इसी में आपका इसी क्रम में एक आंदोलन है आपका इक्को आंदोलन, कर्नाटक में चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश का है आपका। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया है और मैती आंदोलन भी उत्तराखंड में चलाया गया है जो है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्यता है जो है, चिपको आंदोलन के आंदोलनकारियों का नारा था जो है। और आपको पता है कि चिपको आंदोलन क्या था। चिपको आंदोलन का मतलब ये था कि लोग जो है पेड़ों से चिपक जाते थे जो है, और पेड़ को काटने पर जो है वह प्रतिबंध लगाने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। तो इस तरह से जो है वह हमने इससे पहले क्लास में जो है बहुत व्यवस्थित ढंग से जो है इन सभी आंदोलनों के बारे में पढ़ा हुआ है। इसके नोट्स भी हमने तैयार किए हैं जो है। आने वाली क्लास में इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये तो हमने आपको पारिस्थितिकी तंत्र अस्थायी मितव्यता है जो है किस आंदोलन का नारा है, यह आपको जो है पता होना चाहिए जो है कि भारत में पर्यावरण को बचाने के लिए जो है अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए जा रहे हैं जो है। इसमें आपका अपिको आंदोलन कर्नाटक में, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है बाबा आमटे के द्वारा चलाया गया था मध्य प्रदेश में जो है। चिपको आंदोलन आपका उत्तराखंड में चलाया गया था। मैती आंदोलन भी उत्तराखंड में चलाया गया था। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्यता है जो है, मितव्यता का मतलब होता है बचत, कि हम किस तरह से अपने पर्यावरण को जो है बचाएं जो है, कि जो आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपभोग कर सकें जो है। आज का मनुष्य जिस अविवेकपूर्ण ढंग से जो है पर्यावरण का दोहन कर रहा है, ऐसा आने वाले समय में जो है बहुत सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी जो है। और उन सब चीजों का विलुप्त होने का खतरा जो है अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर होगा, क्योंकि जो है पर्यावरण की एक साइकिल दूसरे साइकिल पर निर्भर होगी जो है। आपको पता होगा एक चैन अगर टूट जाती है जो है तो पूरी साइकिल रुक जाती है। उसी तरह से जो है आपका ये जो पारिस्थितिकी स्थायी मितव्यता है जो है, चिपको आंदोलन के आंदोलनकारियों का ये नारा था जो है। चिपको आंदोलन 1972 में उत्तराखंड में चलाया गया था जो है। चिपको आंदोलन में वहाँ के लोग जो है वृक्ष कटाई का विरोध करते हैं जो है, और पेड़ों से चिपक जाते हैं जो है, और पेड़ को काटने नहीं देते हैं जो है। बाद में जो है यह आंदोलन व्यापक रूप ले लेता है जो है, और सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़ते हैं जो है, और वहाँ पर जो है वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो इस तरह से आप देखते हैं जो है कि हमारा पर्यावरण जो है किस तरह से जो है आपका पर्यावरण किस तरह से प्रभावित हो रहा है जो है। इसके लिए जो है हम बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र और जो है पारिस्थितिकी की जो है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग पहले बात करते हैं पारिस्थितिकी की जो है। और पारिस्थितिकी को हम इकोलॉजी कहते हैं जो है। और ये पारिस्थितिकी आपका जो है
आपको पता होगा जो है कि इकोलॉजी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जो है, ये आपका ओकेस और लोगस दो शब्दों से मिलके बना हुआ है जो है, ठीक है। ओकेश का मतलब होता है हाउस, घर जो है, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। अर्थात जो है पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम जीवधारियों और पेड़ पौधों के आवास स्थान का जो है वह अध्ययन करते हैं कि उनके आवास स्थान का उनके उस पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, इसीलिए इन्हें इकोलॉजी ऑफ फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, अर्थात ये पारिस्थितिकी के जनक कहे जाते हैं। इनकी एक बड़ी सुंदर डिफिनेशन दी गई है जो है आपका, और ये डिफिनेशन आपकी जो है यहाँ पे स्क्रीन पे है। जैसे पारिस्थितिकी वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंध के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। कहने का मतलब ये है उनका जो इन्वायरमेंट है जो है, वातावरण है, और वह जीव समुदाय पर क्या प्रभाव डाल रहा है जो है। आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक होने का कारण है वह जीव जंतुओं के जीवन के अनुकूल है। मनुष्य के सभी जीवन जीने की दशाएं वहां उपलब्ध है, इसके कारण वहां जनसंख्या सबसे अधिक है। अगर उसी के बनस्पति हम राजस्थान जाते हैं जो कि डेजर्ट एरिया है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, अधिक गर्मी पड़ती है, इसीलिए वहां पर जो है जीवन जीने की उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इसके कारण जो है वहां जनसंख्या कम है। तो इस तरह से पारिस्थितिकी में हम क्या करते हैं, उन वातावरण को और वह जीव जो समुदाय है उनके बीच जो पारस्परिक संबंध है जो है उसका अध्ययन हम उसके अंतर्गत करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है टाइप ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी के कितने प्रकार होते हैं। हमारे पास पारिस्थितिकी के दो प्रकार हैं, एक तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है जो है, दूसरा जो है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है जो है। आपको ये पता होगा कि जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है जो है सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है और इसे हम अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं। अब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के दो भाग हैं जो है, एक तो आपके स्वच्छ जल का पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा खारे जल का पारिस्थितिकी तंत्र। फ्रेश वाटर इकोलॉजी और मैरीन वाटर इकोलॉजी जो है। अब अगर हम बात करते हैं स्वच्छ जल के पारिस्थितिकी की जो है, तो तालाब, झरना और नदी जो मीठे जल के स्रोत हैं जो है, वहां पर जिस प्रकार की परिस्थिति पाई जाती है उसे हम जो है स्वच्छ जल के पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। खारे जल का पारिस्थितिकी तंत्र जो है, जो हमारे पास समुद्र है जो है, अर्थात महासागर जो है, वह सभी उनका जल खारा है जो है, मेरीन वाटर है ये सब जो है वह, इसके कारण इनका भी जो है अपना इकोलॉजी सिस्टम है, इनके भी अपने जो है अपने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो उसमें सरवाइव करते हैं जो है। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि किस तरह से जो है वह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है और आपका खारे जल के और मीठे जल के पारिस्थितिकी तंत्र आपके सामने है। उसके बाद हम देखते हैं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है। अब देखिए जो है ये जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, इसका मतलब ये है जो स्थल पर जो है जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वे सभी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपके पठार हो गए, मैदान हो गए, पर्वत हो गए, पहाड़ियां हो गई, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गए, घास के मैदान हो गए, ये सब जो है वह आपके स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र के। तो जो घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र है, आपको पता होगा जो है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं जो केवल घास पर जिंदा रहते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता जो है, जो पेड़ पौधों पर जो है हरी घासों पर जो अपना जीवन यापन करते हैं उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो इस तरह से जो है जैसे आपका ग्रास होपर हो गया और बहुत सारे जीव माने भेड़, बकरी, गाय, ये सब जो है वह घास पेड़ पत्ती खाकर जिंदा रहते हैं जो है। तो इनका अपना एक अलग प्रकार का इकोलॉजी है जो है, और उनकी इकोलॉजी के लिए वही तंत्र बेटर होगा जो है जहाँ पर घासें अधिक होगी वहाँ पर इन जीव जंतुओं की संख्या अधिक होगी, जहाँ पर घासें नहीं होंगी वहाँ पर वह इस तरह के जीव जंतु नहीं पाए जाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रास लैंड इकोलॉजी। आपको पता है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है, जिसमें लानौज है, पंपास है, डॉन है,
उसके बाद हम सवाना की बात करते हैं, स्टेपी की बात करते हैं, जो है आगे चल के इसका हम अध्ययन करेंगे जो है। तो इस तरह से जो है हमारे पास घास के दो प्रकार के घास के जो है पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो होते हैं जो है वह गर्म क्षेत्रों में होते हैं, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो होते हैं वह ठंडे क्षेत्रों में होते हैं। अगर उसके बाद हम बात करते हैं वन स्थल पारिस्थितिक तंत्र, फॉरेस्ट इकोलॉजी, अर्थात जो है जंगलों में जो है जहाँ पे पेड़ पौधे हैं वहां पर जिस प्रकार का इकोसिस्टम होता है, वहाँ की जो इस तरह से इकोलॉजी होती है, वहाँ के जीवधारियों पर वह प्रभाव डालती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे जो है हमारे पास जो है सदाबहार वन है, हमारे पास पतझड़ वाले वन है, हमारे पास जो है आपके जो है वह कोणधारी वन है, टुंड्रा वन है, टैगा वन है जो है। तो जिस तरह के वन है उस तरह के वहां पर जीव जंतु पाए जाते हैं। और आपको पता होगा जो है हमारा जो है विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है जो है वह जैव विविधता के दृष्टिकोण से अत्यधिक समृद्ध है। उसका कारण है वहां पर वनों की अधिकता है और वहां पर सदा हरे भरे वन पाए जाते हैं जो है। और ये जो अमेजन के जंगल हैं जो है उन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो है वहां पर इतनी ज्यादा ऑक्सीजन जनरेट होती है, पूरे विश्व की लगभग 30% ऑक्सीजन जो है अमेजन के जंगलों में और विषुवत रेखा के आसपास जो है वह प्रवाहित होती है जो है। इस तरह से जो है वन स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र जो है वहां पर जंगलों की संख्या ज्यादा होती है, वहां पर वह उन्हें अपने प्रभाव में प्रभावित करते हैं। तीसरा जो हमारे पास जो है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है डेजर्ट इकोलॉजी जो है, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है। तो जो मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है आपको पता होगा जो है कालाहारी मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है जो है, गोबी का मरुस्थल है जो है। और आपकी पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में मरुस्थल फैले हुए हैं। और आपको पता होगा जो मरुस्थल होते हैं जो है वहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है जो है, और इसके कारण जो है वहां पर कटीले वन होते हैं जो है। और वहां पर जो है उसी प्रकार के जो है जीवधारी और पशु पक्षी वहां पर पाए जाते हैं जो है। आपको जानते हैं वहां पे कैक्टस होता है, और यहाँ पर जो ऊंट होता है जो है जिसे कि जो है डेजर्ट का शिप कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेचर ने जो है कैमल को जो है मरुस्थल के अनुकूल डेवलप किया हुआ है जो है। आपको सभी को पता होगा वह कई दिन बिना पानी पिए रह सकता है, उसको अगर कई दिन भोजन नहीं मिलेगा तो भी वह जिंदा रह सकता है जो है, क्योंकि इसकी कुबड़ होती है जिसमें फैट होता है और उससे जो है वह अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है जो है। साथ ही साथ उसके गद्दीदार पैर होते हैं जो रेगिस्तान में वह तेजी से दौड़ सकता है, इसलिए उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है जो है। और उनके जो थुथुने होते हैं नाक के पास जो चिपके हुए होते हैं, जिससे वह जब सांस ले जो है तो उनके अंदर जो है वह वहाँ रेगिस्तान की जो बालू होती है उनके शरीर के अंदर न जाए जो है। इस तरह से नेचर ने जो है क्या किया है उन्हें उस इकोलॉजी सिस्टम के हिसाब से जो है वह बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है जो भी डेजर्ट एरिया है वहाँ पे जनसंख्या नहीं के बराबर है जो है, 1 किलोमीटर में 2 या 4 लोग ही रहते हैं जो है। अलग बात है जो कि आपके जो है थार का रेगिस्तान है जो है वहाँ पर जनसंख्या अधिक है जो है। रेगिस्तान जो राजस्थान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है जो है दुनिया में सबसे ज्यादा जनघनत्व यहीं पर पाया जाता है, क्योंकि जो है इंदिरा नहर के निकल जाने के कारण जो है यहाँ पर जो है अब अच्छी खेती होने लगी है जो है। इस तरह से जो है वह राजस्थान में जनसंख्या की अधिकता देखने को मिलती है जो। अगर हम बात करते हैं फसल का पारितंत्र जो है, तो जो फसल का पारितंत्र होता है जो है वह कृत्रिम पारितंत्र है जो है। आपको पता होगा जो है कि भारत में 70% लोग जो है कृषि करते हैं जो है। तो कार्प जो इकोलॉजी है जो है कृषि का या फसल का पारितंत्र है जो है। आपको पता है रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है जो है। और इन पौधों में भी जो है ठीक वही प्रोसेस होता है, भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जनरेट करते हैं जो है, और इस तरह से पूरे इन्वायरमेंट को हरा भरा रखते हैं जो है, आपको भोजन प्रोवाइड करते हैं जो है। और सभी को पता है कि जो ये पेड़ पौधे होते हैं जो है ये ही जो है उत्पादक होते हैं, बाकी जितने भी जीव जंतु हैं सभी उपभोक्ता हैं जो है। तो इस तरह से जो है वह आप लोग जितनी भी प्रकार की कृषि करते हैं जो है
यह आपका जो है कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। कई बार ये परीक्षाओं में आपसे पूछे जा चुके हैं। तो इस तरह से जो है हमारे पास जो है जलीय पारितंत्र होते हैं और स्थलीय पारितंत्र होते हैं, जो कि उस इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं। अभी आप देखते हैं जो है कि हर चीज़ों की खेती हर जगह नहीं की जा सकती। जैसे दक्षिण भारत में केरल को मसालों का घर कहा जाता है। अगर आप चाहें केरल हम झारखंड में भी मसाले पैदा कर लें, तो उतनी उत्पादकता में और उस तरह का क्लाइमेट ना होने के कारण जो है शायद यह संभव ना हो सके। तो इस तरह से जो है हमको खेती करने के लिए उस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए। तो अभी आपने देखा जो है कि उस तरह के वातावरण जो है और उस वातावरण में जिस प्रकार के जीव जंतु होते हैं, उन दोनों के कोरिलेशन को, उन दोनों के संबंधों को हम क्या कहते हैं, उन दोनों के संबंधों को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो इस तरह से जो है जो आपका आर्टिफिशियल इकोलॉजी है, जो किसान के द्वारा जो है वह फसल की खेती की जा रही है, जो है यह भी हमारे पारितंत्र को प्रभावित करता है। जैसे उत्तर भारत में गेहूं की खेती अच्छी होती है, जो है बंगाल में चावल की खेती अच्छी होती है। उसे पूरे विश्व में जो है वह मुख्य खाद्यान्न आपका चावल ही है जो है। अभी अगर हम चाय की बात करते हैं, तो चाय की खेती आपके पहाड़ों पे होती है। उसके लिए अधिक वर्षा चाहिए, लेकिन जड़ों में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो है उस क्लाइमेट में उस प्रकार की जो स्थितियां होती हैं जो है, उसी के आधार पर जो है हमारा इकोसिस्टम डेवलप होता है जो है। तो ये जो है हमारे पर्यावरण को बहुत अच्छे से प्रभावित करते हैं जो है।